तो सुबह 7 बजे की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर वीआईपी स्टेट कॉलोनी के में अंधे कत्ल का खुलासा हो गया है। हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 2 मुख्य आरोपी फरार हैं। तो 14 और 15 जून की दरमियानी रात ये हत्या हुई थी। युवक की चाकू गोदकर और पत्थर पटक कर हत्या की गई थी। खमाड़ी थाना इलाके की ये घटना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर में वीआईपी स्टेट कॉलोनी के अंधे कत्ल का खुलासा पुलिस ने कर दिया। हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 2 मुख्य आरोपी भी फरार हैं। 14 और 15 जून की दरमियानी रात यह हत्या हुई थी। युवक की चाकू गोदकर और पत्थर पटक कर हत्या की गई थी। खमाड़ी थाना इलाके की यह घटना है। तो रायपुर में वीआईपी स्टेट कॉलोनी के अंधे कत्ल का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, लेकिन 2 मुख्य आरोपी अब भी फरार हैं। तो 14 और 15 जून की दरमियानी रात यह हत्या हुई थी। युवक की चाकू मारकर और पत्थर पटक कर हत्या कर दी गई थी। तो राजधानी में बढ़ते अपराध के बीच पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया। हमारे सहयोगी तहसीन जैदी इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तहसीन, जिस तरीके से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था और जितने भयानक तरीके से पूरी घटना सामने आई थी, किस तरीके का खुलासा और अब भी 2 मुख्य आरोपी, किस तरीके की कार्रवाई कर रही है पुलिस? देखिए, जिस तरीके से 14-15 जून की दरमियानी रात में ये हत्या का पूरा मामला हुआ था, एक हमारी वीआईपी स्टेट कॉलोनी के बीच में जो खुला मैदान था, वहां पे ये हत्या की गई थी। और जिस तरीके से नृशंस हत्या की गई थी, तो उससे ये साफ जाहिर था कि कोई पुरानी रंजिश के चलते ये हत्या की गई थी। हालांकि इसमें पुलिस को शुरुआती दौर में ही ये पता चल गया था कि इसमें 4 आरोपी थे। तो लेकिन वो चारों आरोपी जो हैं, उसमें बात सामने आई थी कि ये चारों उसी के दोस्त थे। और सभी जो 5 लोग थे, जब वारदात से पहले 5 लोग एक साथ इस मैदान पे आए हैं और आने के बाद वहां पे विवाद हुआ है। हालांकि विवाद जो है उसमें अब खुलासा ये हुआ है कि इसमें विवाद जो है आपसी रंजिश थी। और आपसी रंजिश भी ऐसी थी कि वो छोटी छोटी बातों पे लेके जो कमेंट होता था, जो छेड़छाड़ होती थी मृतक के द्वारा, उससे ये लोग काफी परेशान थे। और जिस तरीके से ये बात सामने आई है कि इसमें जो 4 आरोपी हैं, इसमें राहुल बघेल, गोलू नागेश समेत सुदन और सन्नाटा और दीपक जोगी, ये 4 लोग इसमें थे। और जिस तरीके से इसमें सुदन और सन्नाटा जो है, इसके द्वारा इससे काफी ज्यादा विवाद इसमें होता था। उसके बाद इन्होंने साजिश रची और साजिश रचने के बाद ये लोग घटना दिनांक को मैदान में पहुंचे। मैदान में पहुंचने के बाद पहले चाकुओं से कई वार किए और उसके बाद जो है इन्होंने उठा के जो वहां एक पत्थर पड़ा था, भारी पत्थर पड़ा था, उसके मुंह पे उसको मारा था, जिससे कि इसकी पहचान ना हो सके। तो पुलिस को इस बात की दिक्कत आ रही थी क्योंकि इनके पास किसी तरीके का कोई तकनीकी एविडेंस इनके पास नहीं था। और ये भाग के नागपुर चले गए थे। नागपुर के बाद जो है ये देवभोग यहाँ पे आ गए थे। उसके बाद पुलिस ने कल देर रात अगर बात करें, राहुल बघेल और गोलू नागेश, इनको देवभोग से गिरफ्तार किया है। इसमें अभी जो मुख्य आरोपी जाहिर सी बात है, जिस तरीके से अब तक सफलता मिली है पुलिस को, उम्मीद की जा सकती है आने वाले समय में भी इन 2 मुख्य आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन आपका। बढ़ते आगे, राजधानी रायपुर के एक्सिस बैंक में हुई 18 करोड़ 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने 2 बैंक मैनेजर समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और पकड़े गए ठगों में 2 आरोपी तेलंगाना के निवासी हैं। आरोपियों के कब्जे से 84,95,000 रुपए की नकदी भी जब्त कर ली गई है। दरअसल 2 दिन पहले ही मुजगहन थाने में एक्सिस बैंक के क्लस्टर हेड के बी आनंद ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि राज्य कृषि मंडी बोर्ड के बैंक खाते से सतीश वर्मा, चंद्रभान सिंह और गुलाम मुस्तफा ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर फर्जी चेक बुक के माध्यम से करीब 60 करोड़ रुपए दूसरे बैंक खातों में ट्रांसफर कराए थे। मामले में पुलिस की जांच के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए। पूछताछ के बाद साइबर सेल और क्राइम ब्रांच की टीम को दूसरे आरोपियों की जानकारी मिली। स्पेशल टीम बनाकर हैदराबाद से 2 और रायपुर से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला है कि कोटक बैंक के मैनेजर गुलाम मुस्तफा और एक्सिस बैंक के मैनेजर संदीप रंजन दास की मिलीभगत से इस ठगी को अंजाम दिया गया। वारदात का मास्टरमाइंड तेलंगाना निवासी सत्यनारायण वर्मा और साई प्रवीण रेड्डी है। आरोपियों में
मंडी बोर्ड में अधिकारियों से मिलकर एक्सिस बैंक में खाता खुलवाया और इसी दौरान मंडी बोर्ड की चेकबुक फर्जी तरीके से हासिल करके फर्जी लेटर पैड से एक लेटर जारी कर सारे पैसे अलग अलग बैंकों में ट्रांसफर करने के लिए कहा। बैंकों को मंडी बोर्ड का असली लेटर मिलने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। कई और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दिल्ली, मुंबई, गुजरात, बेंगलुरु और दूसरे राज्यों के लिए टीम रवाना की है। मुंबई के लोग भी इन्वॉल्व हैं, कुछ हैदराबाद के लोग इन्वॉल्व हैं, जिनके लिए हमारी टीम्स लगी हुई है। और इसमें जो एक्सिस बैंक के ब्रांच मैनेजर हैं, जिस ब्रांच में खाता था, उनकी भी संलिप्तता रही है, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। उसके अलावा एक कोटक महिंद्रा बैंक के ऑपरेशन मैनेजर है, उनका भी इसमें रोल था, तो उनको भी गिरफ्तार किया गया है। रायगढ़ पुलिस ने शाखा डाकपाल और सहायक शाखा डाकपाल की भर्ती में फर्जी मार्कशीट के जरिए नौकरी करने वाले 3 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें फर्जी मार्कशीट तैयार कर देने वाले 4 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से फर्जी मार्कशीट, फर्जी सील, कलर प्रिंटर, स्कैनर, फोटोकॉपी मशीन और 2 कार जब्त की गई। आरोपियों में 3 अभ्यर्थी भी शामिल हैं, जबकि 4 अन्य लोगों ने इस फर्जीवाड़े में आरोपियों का साथ दिया था। डाक विभाग ने मार्च 2021 में 218 पदों पर भर्ती निकाली थी। भर्ती 10वीं के प्राप्तांक के आधार पर थी। अभ्यर्थियों ने के दस्तावेजों की जांच के दौरान डाक विभाग को कुछ मार्कशीट के फर्जी होने का अंदेशा हुआ। विभाग ने जब सत्यापन किया तो अभ्यर्थी स्वाति कंवर का सर्टिफिकेट फर्जी पाया गया। विभाग की शिकायत पर पुलिस ने जब जांच शुरू की तो 3 और अभ्यर्थी के सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए। मामले की व्यापक जांच और पूछताछ में पुलिस फर्जी अंक सूची बनाने वाले एक गिरोह तक पहुंची, जो नौकरी लगाने का लालच देकर फर्जी मार्कशीट तैयार करता था। रायगढ़ जिले के डाक विभाग में शाखा डाकपाल एवं सहायक शाखा डाकपाल की पोस्ट निकली हुई थी। 4 मार्कशीट को जो डाक विभाग ने फर्जी पाया था। 7 आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया है और इनको न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। नर्मदापुरम में नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी ने 20 साल की सजा सुनने के बाद जहर खाकर खुदकुशी कर ली। दरअसल आज आरोपी को सजा होने के बाद पुलिसकर्मी उसे कोर्ट से जेल लेकर जा रहे थे, तब जेल में दाखिल होने से पहले ही उसने जहर खा लिया और इलाज के दौरान निजी अस्पताल में आरोपी की मौत हो गई। आपको बता दें कि आरोपी को 4 जुलाई 2020 को एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद उसने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। युवक पॉक्सो 376 का मामले का आरोपी था। आज उसको सजा सुनाई गई थी। इसकी तबीयत खराब हुई है। जेल ले जाते समय तो तुरंत इसको फिर जैसे तबीयत खराब हुई तो अस्पताल में एडमिट कराया गया। एडमिट कराने उपरांत खबर मिली कि तब एकदम से इसकी तबीयत खराब हुई तो इसको न्यू पांडे हॉस्पिटल लेके आए। पांडे अस्पताल में फिर डॉक्टर ने इसको मृत घोषित किया। उसके बाद अभी जांच जारी है। कोर्ट का फैसला आया था, उसके अंतर्गत पुलिस ने उसको कस्टडी में लिया था। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, हम लोग घर चले गए उसको पुलिस के कस्टडी में छोड़ने के बाद, और वो थोड़ी देर बाद हमारे पास फ़ोन आता है कि आपका लड़का गंभीर हालत में हॉस्पिटल आई। बैतूल में बड़ा हादसा होते होते टल गया। परतावाड़ा स्टेट हाईवे के ताप्ती घाट में काली मंदिर के पास एक गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। वाहन में 2 माह की मासूम बच्ची समेत 4 लोग सवार थे। खाई में सागौन के पेड़ में अटक कर गाड़ी कुछ दूरी पर ही रुक गई। गाड़ी में फंसे लोगों का रेस्क्यू राहगीरों ने किया। राहगीरों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर गाड़ी में फंसे लोगों की जान बचाई। राहगीरों के साहस की वजह से सभी लोग खतरे से बाहर हैं। सरगुजा जिले में बारिश की दस्तक के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी बढ़ गई हैं, जिससे प्रशासन की भी चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। मोबाइल टावर पर लगा तड़ित चालक ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिसके चलते कलेक्टर ने मोबाइल कंपनियों को अल्टीमेटम दिया है। साथ ही 3 दिन के भीतर जवाब नहीं देने वालों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। ज्यादातर घटनाएं उन इलाकों में हुई हैं जहां मोबाइल टावर कुछ ही दूरी पर लगे हुए हैं। जो भी मोबाइल ऑपरेटर्स हैं कि वो अगले 3 दिन के अंदर अपने जितने भी मोबाइल टावर्स हैं उसमें जो लाइटनिंग कंडक्टर लगे हुए हैं उसका वेरिफिकेशन करवा के उसको सही कर लें। यदि कहीं पर वो काम नहीं कर रहा है तो उसको सक्रिय करें। और हम लोग जो जनहानि हो रही है, विगत दिनों में जनहानि भी हुई है, तो जनहानि के केसेस को हम लोग कम कर सकते हैं।
तेलंगाना और राजस्थान की तर्ज पर ई विवेचना एप्लीकेशन में जांच करने वाले मामलों को पुलिस कोर्ट तक नहीं ले जा पा रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण ई साइन और नेटवर्क है। एससीआरबी अफसरों का दावा है कि जल्द ही पुलिस इस परेशानी को दूर कर मामले की तफ्तीश के बाद केस डायरी को सीधे पीडीएफ फाइल के जरिए कोर्ट में पेश करेगी। प्रदेश पुलिस के पास 38,544 केस एंट्री कर चुकी है, जबकि 11,873 विवेचना जारी है। दरअसल पुलिस अभी तक घटनास्थल पर कागजी कार्रवाई करती थी, फिर केस डायरी तैयार कर उसे कोर्ट में पेश किया जाता था। इस दौरान आरोप लगते थे कि पुलिस ने कुछ बयान लिए और रुपए लेकर उन्हें तोड़ मरोड़ कर कोर्ट में पेश किया। गांव देहात में ये अधिकतर देखने को आता है। दरअसल ई विवेचना ये है कि पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य और बयान ले रही है। वो पुख्ता सबूत होंगे जिसे न्यायालय में पेश करने से आरोपी को सजा दिलाने में ज्यादा सहूलियत होगी। 11,873 प्रकरणों में 38,000 से भी अधिक एंट्रीज की जा चुकी है। और इसका जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इसके माध्यम से फ़ोटो वीडियो लिए जा सकते हैं और मौके की कार्रवाई मौके पर ही की जा सकती है। तो इससे काफ़ी विवेचना में पारदर्शिता आई है। छिंदवाड़ा में सीएम शिवराज ने मेयर पद के प्रत्याशी अनंत धुर्वे और सभी पार्षद पद के प्रत्याशियों का प्रचार किया। सभी प्रत्याशियों के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि हमारा महापौर प्रत्याशी वो है जिसका ना आदि है ना अंत है, वो अनंत है। मेयर पद के प्रत्याशी अनंत धुर्वे को भारी मतों से जिताएं, विकास की जिम्मेदारी मामा और प्रधानमंत्री पर छोड़ें। बीजेपी के प्रत्याशी जनता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जितने भी ये नगर निकाय के चुनाव है, हर रही नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम छिंदवाड़ा जिले में आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिता दो मेरे बहनों और भाइयों, ताकि हम विकास का मार्ग खोल सकें और जनता के कल्याण की योजनाएं उनके माध्यम से लागू करा सकें। निकाय चुनाव को देखते हुए बीजेपी 26 और 27 जून को प्रदेश भर में विशेष सघन जनसंपर्क अभियान चलाएगी। साथ ही 29 और 30 जून को प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में विजय संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मंत्री और केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। इसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यक्रम भी तय हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 16 नगर निगम के अलग अलग विकास पत्र भी जल्द सार्वजनिक किए जाएंगे। साथ ही पार्टी का कोई भी सदस्य चुनाव में गाइडलाइन के विपरीत काम करेगा, उसे 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा। 26-27 को सघन जनसंपर्क होगा, जिसमें सभी हमारे बड़े से बड़े नेता और छोटे से छोटा कार्यकर्ता उसमें शामिल होगा। अपने अपने बूथों पर जो भी उनको अलॉट किए जाएंगे, सब कार्यकर्ता सघन जनसंपर्क के लिए उसमें जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रवास लगातार चल रहे हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के प्रवास चल रहे हैं, संगठन महामंत्री जी भी संगठन के कार्य को गति देने के लिए लगातार प्रवास पर हैं। हमारे सारे राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी भी इस चुनाव के मैदान में रहेंगे जहां जैसी आवश्यकता होगी। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत अब चरम पर है। कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है, तो भोपाल में कांग्रेस ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को लेकर सरकार पर करोड़ों रुपए की धांधली का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि इंदौर में 2300 करोड़ रुपए की बंदरबाट की गई। जबलपुर में साल 2015 से अब तक स्मार्ट सिटी के नाम पर 400 करोड़ रुपए की धांधली की गई। सागर नगरीय प्रशासन समेत पीडब्ल्यूडी मंत्री का गृह जिला होने के बाद भी शहर की सूरत नहीं बदली। उज्जैन में स्मार्ट सिटी के नाम पर 2318 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। 79 प्रोजेक्ट पर काम होना दिखाया गया, लेकिन ज्यादातर प्रोजेक्ट केवल कागजों पर है। कांग्रेस ने दावा किया कि इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाकर लोगों को प्रोजेक्ट्स का सच भी बताया जाएगा। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सिर्फ झूठ परोसकर सियासत कर रही है। कांग्रेस को बयान नहीं बल्कि सबूत पेश करना चाहिए। लगभग सभी नगरीय निकाय क्षेत्र स्मार्ट सिटी का हिस्सा हैं, लेकिन कोई भी स्मार्ट सिटी पूरी नहीं हो पाई है और सभी जगह केवल और केवल भ्रष्टाचार चल रहा है। आज जब नगर निगम चुनाव सामने हैं तो ऐसे में प्रदेश की जनता को जानकारी होना चाहिए कि उनकी गाड़ी कमाई की पैसे को किस तरह से बंदरबाट किया गया है।
केवल हवा में लट चलाना ये कांग्रेस का आज काम रह गया है। खुद भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई कांग्रेस अब हम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। आज 18 साल में शिवराज सिंह चौहान की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की, कोई भी एक प्रामाणिक आरोप घोटाला आज तक नहीं आया। नगरीय निकाय चुनाव में बागियों ने दोनों दलों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रदेश के सभी 16 नगर निगम के 90% वार्ड में पार्षद पद के निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या औसतन 5 से 12 तक है। भोपाल में ही कुल 85 वार्ड में 810 निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं, तो 610 ने अपना नामांकन वापस लिया। बीजेपी भी मान रही है कि इस बार निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा है, लिहाजा उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश जारी है। इधर कांग्रेस भी लगातार निर्दलीय प्रत्याशियों से संपर्क कर उन्हें अपने पक्ष में करने में जुटी हुई है। बीते नगरीय निकाय चुनाव के मतदान और परिणाम के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में औसतन 10 से 35% तक निर्दलीय प्रत्याशी वोटिंग को प्रभावित करते हैं, जिसका सीधा खामियाजा भी कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों को उठाना पड़ा है। टिकट बांटते समय हम लोग भी असमंजस में होते हैं कि बराबरी के लोगों में से किसी एक का सिलेक्शन कैसे किया जाए, और इसलिए जिसका नहीं हो पाता उसके मन में पीड़ा होना स्वाभाविक होती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी का कार्यकर्ता। देखिए, वहाँ तो सत्ता है इसलिए निर्दलीय हैं। कांग्रेस के निर्दलीय जो कैंडिडेट बहुत से को टिकट नहीं मिलती है, लेकिन माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, इसलिए कांग्रेस के सभी प्रत्याशी पार्षद के और कांग्रेस की महापौर युवा पटेल ये जीत दर्ज करेंगे, अच्छे मतों से करेंगे, और 6 तारीख को जब ये है इनके छक्के छोड़ा देंगे। सर, अंतिम सागर के मकरोनिया नगर पालिका से वार्ड नंबर 15 की भाजपा प्रत्याशी विविन टोप्पो ने हिंदू धर्म अपनाने का ऐलान किया है और विविन ने इस संबंध में एक शपथ पत्र और वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में विविन पंडित के साथ मंत्रोच्चार कर पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं और इस अहम फैसले के बारे में बताते हुए विविन ने कहते हैं कि उन्हें हिंदू धर्म पसंद है और उनके पूर्वज भी पहले हिंदू ही थे। विविन का कहना है कि जल्द धर्म परिवर्तन का आवेदन कलेक्टर को देकर इसकी कानूनी प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। उधर कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हफीज ने जीत के लिए धर्म परिवर्तन करने के मामले में कहा कि बीजेपी धर्म परिवर्तन को चुनाव जीतने और अपनी राजनीति चमकाने का आधार बनाती है। मुंबई खाणाम सर्वलोकै खाणाम स्वाहा बोल स्वाहा ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नमः नदिकशना स्वसपः स्वद्रिकाम कांपीन वासनी गौरी। क्योंकि मेरे पूर्वज हिंदू धर्म में थे, इसलिए मैं हिंदू धर्म में, क्योंकि मेरे को हिंदू धर्म बहुत अच्छा लगता है। आपको किसी ने कोई लालच दिया हो, दबाव के कारण या डर के कारण, ऐसा तो नहीं है? कुछ नहीं है ऐसा। आप हिंदू धर्म को पसंद करते हैं? तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी लोकगीत संगीत का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के रंग। नमस्कार।